कि इनके भाई की एक बेटी है जो अभी करीबन 7 या 8 साल की है। वो बेटी मंदबुद्धि है। उस मंत्री ने इनको कहा है कि तुम राजा की असली संतान नहीं हो और तुम एक दासी की संतान। मंत्री ने इनके गले में तलवार से वार कर दिया है, जिस कारण से ये घायल होकर नीचे गिर गए। पिताजी की डेथ हो रही थी। उस टाइम पर इनके पिताजी इनसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो पूछिए वो क्या कहना चाह रहे थे। जब ये स्पिरिट गाइड से ऐसा पूछते ही हैं तो इनके स्पिरिट गाइड इनको पीछे देखने का इशारा करते हैं और वहां पर इनको अपनी पिताजी की सोल नजर आती है। मुझे तेरी माँ से मिलना है। पिताजी आ गए क्या? हाँ। ठीक। तो बात करवाइए माँ से। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है और अपनी समस्या का समाधान उसको इधर उधर भटकने के बावजूद भी कहीं नहीं मिल रहा है। अपनी हर समस्याओं के लिए कभी वो परिस्थिति को और कभी वो व्यक्ति को ब्लेम कर रहा है, उसको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कहीं से भी किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सिंह, पास लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, सोल हीलर, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अंतर यात्रा बाई निशांत में। आज की कहानी एक महिला जिनका नाम अंबिकाबाई तायड़े है। इनकी एज 45 ईयर्स ओल्ड है और मूलतः ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्होंने हमसे संपर्क किया अपना PLR कराने के लिए। हालांकि इनके क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि एक सेशन में हम कुछ ही क्वेश्चंस को ले सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को सर्च करने में, ढूंढने में काफी समय लग जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा हम 4 या 5 क्वेश्चंस को ही ले सकते हैं। तो अपने इस सेशन के दौरान उनको अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए था, जिसमें से उनका पहला सवाल था कि जब ये 35 ईयर्स को पहुंची तो इनको थायराइड और BP की समस्या हो गई। इन्होंने बताया कि ये काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको इस एज में थायराइड और BP की प्रॉब्लम क्यों हो गई। इनके कुछ सवाल और भी थे। इन्होंने हमसे बताया कि इनकी मम्मी की ज्वेलरी 10 या 12 तोले की चोरी हो गई है और वो ज्वेलरी 2 बार चोरी हुई है। एक बार 2007 में, एक 2021 में। एक बार घर से चोरी हुई है और एक बार स्कूल से। इनकी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर थी, तो एक बार घर से चोरी हुई है, एक बार स्कूल से। तो ये जानना चाहती थी कि मम्मी का ऐसा क्या कार्मिक था जिसके कारण से इनकी ज्वेलरी चोरी हुई और किसने चुराया, कैसे चुराया, उनसे भी इनका क्या कार्मिक अकाउंट था। इनका एक क्वेश्चन और था कि इनके भाई की एक बेटी है जो अभी करीबन 7 या 8 साल की है। वो बेटी मंदबुद्धि है। तो ये जानना चाहती थी कि इनके घर में ऐसी आत्मा ने क्यों जन्म लिया और उसका क्या कार्मिक अकाउंट था, उसके ऐसे क्या कर्म थे जिस कारण से वो आज मंदबुद्धि है, और उनके साथ इनके भैया और भाभी का भी क्या कार्मिक अकाउंट था जिसके कारण से वो भी चूंकि उसकी सेवा कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, और वो भी इस रिलेशन से एक तरह से प्रताड़ित से हो रहे हैं। तो वो जानना चाहते थे कि उनका भी क्या कार्मिक अकाउंट है। ये जानना चाहती थी कि 2021 में जब कोरोना वेव्स आई थी तो इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और जिस समय वो शरीर छोड़ रहे थे उस समय वो इनसे और इनकी माँ से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई, तो ये लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो ये जानना चाहती थी कि वो अपने शरीर छोड़ते वक्त इनसे क्या कहना चाह रहे थे और क्या अभी वो मुक्त हो गए या भटक रहे हैं, उन्होंने जन्म ले लिया,
इन सवालों के साथ हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया और बड़ी खुशी की बात है कि अपने रिग्रेशन सेशन के दौरान इनको अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। तो देखते हैं इनको रिग्रेशन में क्या इन्होंने देखा। ही हम इनको इनके पास्ट लाइफ में ले जा रहे थे तो इनको एक गोल्डन कलर का गेट दिखने लगा। हमने इनको आदेशित किया कि उस गेट को खोलिए और उस गेट में जो सीढ़ियां दिख रही हैं उससे आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे ये उन सीढ़ियों में आगे बढ़ती जा रही थी कुछ पास्ट लाइफ की कुछ इमेजेस इनको महसूस होने लगे। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पैरों में खड़ाभूषा पहन रखा है, गले में कुछ माला सा और कान में कुंडल सा पहन रखा है और एक दुपट्टा जैसा इन्होंने कुछ ओढ़ रखा है। जब हमने इनको अपने आप को पहचानने के लिए कहा तो इन्होंने अपने आप को पुरुष के रूप में देखा और इनको महसूस हुआ कि शायद ये किसी आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। इनको एक कुटिया सी दिखाई दी। जब हमने पूछा कि देखिए कौन सी जगह है तो इन्होंने कहा कि ये कोई आश्रम नहीं है, एक कुटिया है जहां पर मैं रहता हूं। तब हम इनको समय के थोड़ा पीछे ले गए। जैसे ही ये समय के पीछे करीबन 5 साल पहले गए, अब ये अपने आप को एक राजकुमार के रूप में देखने लगे। इन्होंने देखा कि ये एक भव्य महल में खड़े हैं और साथ में वहां के राजा यानी इनके पिताजी भी इनके साथ में खड़े हुए हैं। हमने पूछा कि ये स्थान कौन सा है तो उन्होंने स्थान बताया। स्थान का नाम था कुंडल ग्राम। इनके पिता से इनका नाम पूछने को कहा तो इन्होंने इनके पिता का नाम जब पूछा पिता से तो उन्होंने अपना नाम बताया विशाखा दत्त। पिता से जब इनका नाम पूछने को कहा तो इन्होंने अपना नाम बताया देवदत्त। और फिर थोड़ी देर में इनको ऐसा आभास होने लगा कि मैं अपने पिता की गोद ली हुई संतान हूं। तो हमने इनसे पूछा कि आपके असली माँ बाप कौन है, पूछे पिता से। तो इन्होंने बताया कि वही महल में ही एक कोई दासी थी जिसकी ये संतान है, जो बहुत ईमानदार दासी थी जिसकी ये संतान है, क्योंकि राजा के और रानी की कोई भी संतान नहीं थी तो उस राजा ने इनको गोद ले लिया है। फिर समय के कुछ और आगे जाने को हमने इनसे कहा। तब ये देखते हैं कि वहां पर एक मंत्री है जिसका नाम है सुदर्शन। उस मंत्री ने इनको कहा है कि तुम राजा की असली संतान नहीं हो और तुम एक दासी की संतान हो। जब उस मंत्री ने इनको ऐसा कमेंट मारा तो इनको बड़ा बुरा लगा और अब ये महल छोड़ के जा रहे हैं। राजा और रानी इनको वहां पर रोक भी रहे हैं लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे और ये महल छोड़ के जा रहे हैं। रानी को भी इन्होंने देखा और उनका नाम इन्होंने देविका बताया। फिर इन्होंने बताया कि ये इनको फिर से वही पहला वाला सीन दिखने लगा कि वो जंगल में एक कुटिया में रहने लगे हैं, एक संत के रूप में, एक वैरागी के रूप में। फिर हम थोड़ा समय के और आगे इन्हें ले गए। तब इन्होंने बताया कि राजा के राज्य में किसी ने आक्रमण कर दिया है और ये फिर से वापस राज्य में चले गए और युद्ध में शामिल हो गए हैं। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि वहां पर वो जो मंत्री था वो शायद जो दूसरी तरफ की सेना थी उससे मिला हुआ था और उस मंत्री ने इनके गले में तलवार से वार कर दिया है, जिस कारण से ये घायल होकर नीचे गिर गए हैं और ये अपने गले के उस घाव को पकड़े हुए सीधा भाग गए हैं। वो घाव काफी गहरा इनके लगा लेकिन उस घाव से इनकी डेथ नहीं हुई। वो भागते हुए वहां पर उस दासी के पास पहुंच गए जो इनकी असली माँ थी और काफी समय तक वहां पर ये छुपे रहे हैं। उस दासी ने इनका काफी इलाज भी किया, धीरे धीरे बीमार हो गए और फिर उसी बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। यहां पर इनको महसूस हो रहा था कि वो जो थायराइड का जो रोग है वो इसी के कारण है और ये बता भी रहे थे कि जब हम इनको सेशन में ट्रांस में लिए जा रहे थे, जब वो ध्यान में लिए जा रहे थे तो इनको अपने गले में और कमर में बहुत तेज से दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि इनके मन को मालूम है कि अब
किस लाइफ का पार्ट खुलने वाला है, क्योंकि गले में तलवार लगी थी और ये घोड़े से गिर गए थे कमर के बल, तो इनके कमर में भी दर्द हो रहा था, ये उन्होंने महसूस किया। फिर हमने इनसे कहा कि देखिए बीपी की प्रॉब्लम आपके जीवन में कहाँ से आ रही है। तो अचानक से उसको उसी मंत्री का चेहरा दिखने लगा और फिर देखते देखते अचानक उनको वो अपने इस जीवन के हस्बैंड के रूप में नजर आने लगे। इन्होंने हमसे बताया भी था कि इनके हस्बैंड के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, शुरू से नहीं रहे, और इन्होंने बताया कि अपने हस्बैंड को लेकर इस लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन किया है, बहुत ज़्यादा तनाव में रही हैं। इस कारण से इनको महसूस होने लगा कि बीपी की समस्या भी यहाँ से आई हुई है। इस दौरान हमने पूछा कि ये कौन सा समय है, तो इन्होंने बताया कि ये 1574 यानी 1574 का समय है और स्थान का नाम बताया कुंडलग्राम। जब हमने पूछा कि आज के समय का ये कौन सा स्थान है, तो इन्होंने बताया कि वो बिहार जैसा लग रहा है। इस समय इन्होंने जो उनको कुछ कैरेक्टर दिखे थे, उन्होंने कुछ कैरेक्टर को पहचान लिया था। हालांकि जो इनको पिता दिखे थे राजा के रूप में, उसको नहीं पहचान पाए। जो इनको माता जो रानी थी, उसको उन्होंने अपनी इस लाइफ की चाची के रूप में देखा और ये बताया कि वो उन चाची से इनके इस जीवन में काफी अच्छे संबंध हैं। इनको वो जो महिला दिखी थी, जो दासी, जो इनकी सगी माँ थी, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। इनको वो जो मंत्री सेनापति दिखे थे, उसको तो पहचानी गई थी, उसको वो अपने इस जीवन के पति के रूप में देखती हैं। और फिर इसके बाद हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। स्पिरिट गाइड के रूप में ये महावीर जैन ऋषि को देखती हैं और इसके बाद फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से, महावीर स्वामी से इनकी हीलिंग करने को कहते हैं। तो फिर ये देखती हैं कि उनके हाथ से एक सफ़ेद कलर की रोशनी निकल रही है और वो रोशनी सीधा उनके सर से होते हुए उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। उनके गले से वो जो इमोशंस थे, वो जो पेन था, वो काले धुएं के रूप में निकल रहा है और धीरे धीरे वो रोशनी उनके पूरे शरीर के अंदर एक एक सेल्स में पहुंचती जा रही है और पूरे शरीर की हीलिंग करती जा रही है। यहाँ पर ये बता रही थी कि हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा है। और इसके बाद फिर हम इनसे ये कहते हैं कि इस लाइफ से जो भी निगेटिव इमोशंस आप कैरी कर रही हैं, वो सारे इमोशंस आपको एक तार के रूप में दिख रहे हैं और देखिए वो तार धीरे धीरे सब चल रहे हैं और उन तारों से आपको कनेक्शन काट देना है उन सभी आत्माओं से जिन्होंने आपको दुख दिया या जाने अनजाने में कभी आपने उनको दुख दिया। सबसे माफ़ी मांग करके आपको आगे बढ़ना है और धीरे धीरे फिर ये उस कार्मिक कनेक्शन को काट करके अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करती हैं। और फिर हम स्पिरिट गाइड के सामने इनका एक और क्वेश्चन रखते हैं। अब हम इनके स्पिरिट गाइड से पूछते हैं कि आपकी माँ की ज्वेलरी क्यों चोरी हुई, उसके पीछे उनका क्या कार्मिक कनेक्शन था। जैसे ही हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अपनी दूसरी पास्ट लाइफ में चली जाती है। अब ये देखती हैं कि एक लंबी सी सड़क जा रही है और ये अपने आप को एक हरे कलर की पगड़ी पहनी हुई, एक काले कलर का एक पंजाबी जो सलवार सूट होता है कुछ वैसे पहने हुए एक पुरुष के रूप में अपने आप को देखती हैं। ये देखती हैं कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ करीबन 7 या 8 लोग और हैं और ये लोग गुरुद्वारा की तरफ जा रहे हैं उस सड़क से होते हुए। ये देखती हैं कि ये गुरुद्वारा में जाकर माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर ये कहीं और निकल जाते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तभी इनको महसूस होता है कि शायद ये लोग चोरी का काम करते हैं, ये लोग कोई चोर हैं। ये सारा गिरोह इनका एक चोर का गिरोह है और ये अब चोरी करने जा रहे हैं। आगे देखती हैं कि एक लड़की की शादी हो रही है, वहां पर ये जाते हैं और वहां पर शायद ये 13 या 14 तोला सोना को चुरा लेते हैं वहां से और वहां से ये भाग जाते हैं। उस टाइम ये इनको महसूस होता है कि जिस लड़की की शादी हो रही थी वो लड़की और उसकी एक माँ, उस लड़की के पिता नहीं था।
तो बड़ी मेहनत से उन लोगों ने इस पैसे को इकट्ठा किया था बेटी की शादी के लिए। तो उस गिरोह में इनको जो व्यक्ति दिखते हैं, ये अपना नाम बताते हैं कि इनका नाम दिलीप सिंह है। इनको एक व्यक्ति दिखते हैं जिनका नाम है बलबीर सिंह, एक व्यक्ति जिनका नाम बादल सिंह, कुक्कर सिंह, मनोहर सिंह, ऐसे करके 7-8 व्यक्ति दिखते हैं। उस गिरोह में जो बलबीर सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको वो अपनी इस जीवन की मां के रूप में पहचानते हैं। और जब ये चोरी करके लौट रहे थे, तो शायद वो जो बलबीर सिंह थे, उनका किसी बड़े वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं रोड के किनारे गिर जाते हैं और वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, जिससे ये काफी आहत होते हैं, क्योंकि वो उनके अच्छे एक मित्र के रूप में भी वो दिख रहे थे। फिर ये जो भी सोना इनके पास था, ये बचे सोने को सारे अपने मित्रों में बांट देते हैं और अपना हिस्सा लेके ये गुरुद्वारा चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये चोरी करना छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम बादल सिंह, वो इनको बार बार कहते हैं कि इस काम को मत छोड़ो, लेकिन ये पूरी तरह से चोरी करना छोड़ देते हैं। और इनको जो भी सोना मिला था, वो एक महिला थी जो बहुत वृद्ध थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसके बेटे भी नहीं थे, तो वो पूरा सोना उस महिला को दे देते हैं और ये अपने पूरे जीवन ये उस गुरुद्वारा में सेवा करते हैं, वहां पर जूते चप्पल उठाने का ये काम करते थे। और करीबन 50 इयर्स की एज में ये नेचुरली अपने शरीर को मतलब त्याग देते हैं, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर इनको महसूस होता है कि मैंने वो जो पैसा था, वो जो सोना था, वो मैंने उस वृद्ध महिला को दे दिया था और उसके बाद पूरे जीवन मैंने गुरुद्वारा की सेवा की थी, जिस कारण से उस पाप का कर्म मुझे नहीं लगा। और यहाँ पर महसूस हो जाता है इनको कि इनकी जो माँ की ज्वेलरी चोरी हुई, वो क्यों चोरी हुई। तब फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से एक चीज और पूछते हैं कि देखिए, इस लाइफ में भी जो चोरी हुई वो किसने की। तो इनको 2007 की एक घटना दिखती है इसी लाइफ की कि इनकी माँ शायद स्कूल में बैठी हैं, शायद गवर्नमेंट स्कूल था वो, और एक लड़के से वो कहती हैं कि अंदर चश्मे का कवर ले आओ। जब वो लड़का अंदर चश्मे का कवर लेने जाता है, उसी में उनकी माँ का मंगलसूत्र था और धोखे से वो मंगलसूत्र उस चश्मे के कवर से रास्ते में गिर जाता है और इसके बाद वो जो मंगलसूत्र था वो किसी अन्य व्यक्ति को वहां पे मिल जाता है और वो लेके चला जाता है, यानी कि उस लड़के ने चोरी नहीं की थी। तब हम इनको कहते हैं कि देखिए, उस लड़के को पहचानिए, क्या वो लड़का भी उस लाइफ में किसी रोल में था। तब इनको वो लड़का उस बच्ची के रूप में दिखता है जिस बच्ची की शादी हो रही थी और ये लोग उसकी ज्वेलरी चुरा लाए थे। यहाँ पर महसूस होता है कि उस बच्ची की ज्वेलरी, मतलब उस घर की ज्वेलरी जो उस बच्ची के शादी के दिन ये लोग चुरा लाए थे, तो आज वो बच्चा इनके स्कूल में एक बच्चे के रूप में था, एक स्टूडेंट के रूप में था और बाय मिस्टेक उससे वो गिर जाता है, मतलब उसी के द्वारा ये ज्वेलरी उनसे जानी थी। फिर हम इनसे कहते हैं कि वो जो व्यक्ति जो निकल रहा था और उसने जो उस मंगलसूत्र को पा लिया, उस व्यक्ति को पहचानिए कि वो व्यक्ति भी क्या उस लाइफ में था। वहां पर वो व्यक्ति उसको उस बच्ची की जिसकी शादी हुई थी उसकी माँ के रूप में नजर आता है, क्योंकि वो ज्वेलरी उसी ने परचेज की थी, उसी ने खरीदी थी। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि देखिए, उसकी माँ की जो बद्दुआ थी, है ना, तो वो पैसा उसको इस लाइफ में ज्वेलरी उसको इस लाइफ में लौटानी पड़ी, चूंकि उसकी बच्ची के शादी के दिन ये ज्वेलरी चोरी हुई थी, यानी बच्ची के जरिए गई। तो आज भी ये पैसा उस बच्चे के द्वारा, जो उस लाइफ में उस बच्ची के रूप में था, उसकी बच्ची के रूप में, उसके द्वारा इसको मिल गया। तो कर्म की ऊपर वाले का यहाँ पर कितना अच्छा हिसाब किताब देखने को मिलता है कि उसके सॉफ्टवेयर में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हर छोटी छोटी चीजों का हिसाब किताब होता है। यहाँ पर इसको समझ में आता है कि उसकी ज्वेलरी क्यों चोरी हुई। फिर
एक और 2021 में भी इनके घर में ज्वेलरी चोरी हुई थी। तब हम उस घटना को देखने को कहते हैं। तब इनको दिखाई देता है कि जब ये लोग रात में सो रहे थे तो इनके घर में एक चोर घुसता है। ये देखते हैं कि वो चोर बड़ा भयानक सा है, आंखों में काजल लगा है, देखने में थोड़ा डेंजर सा है, और वो व्यक्ति इनके घर की कुछ ज्वेलरी चुरा कर ले जाता है। जब हम उस व्यक्ति को, उस चोर को पहचानने को कहते हैं तो वो उसको इनके गिरोह का एक व्यक्ति नजर आता है। जो व्यक्ति जब ये चोरी छोड़ देते हैं तो वो उनसे काफी खफा रहता था। तो उस नाराजगी के कारण, या हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हिसाब में भी यहाँ वहां हुआ हो, जो भी रहा हो, उस नाराजगी के कारण उसने इनके लाइफ में इस बार चोरी की। फिर हम इन सभी आत्माओं से इनको माफी मांगने को कहते हैं और इस हिसाब किताब को भी यहीं खत्म करने को कहते हैं। और ये सभी आत्माओं से माफी मांगती, इनको सभी आत्माएं महसूस होती हैं और यहाँ पर इनको महसूस होता है कि उन सभी आत्माओं से इनका हिसाब किताब खत्म हो गया। फिर हम इनको फिर से स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। अब हम इनको इनके स्पिरिट गाइड से, इनके द्वारा फिर से एक क्वेश्चन पूछवाते हैं कि इनकी जो भाई की बेटी है वो मंदबुद्धि क्यों पैदा हुई और माता पिता का उनसे क्या कार्मिक संबंध है। यहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड ऐसा बोलते हैं कि वो उनके माँ बाप के कर्म है, उस बच्ची के कर्म है। उसने कुछ ऐसा कर्म किया था कि दूसरों की बुद्धि को भ्रष्ट किया था, जिसकी सजा उनको मिल रही है। तो वो उनके माँ बाप को ही देखने दो। तो हम इनके द्वारा फिर से स्पिरिट गाइड से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके द्वारा ये मैसेज सारी दुनिया को देना चाहते हैं कि किस कर्म के कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो फिर से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उस लाइफ को देखना चाहती हूँ और आपके द्वारा हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको कैसे अपने कर्मों से बचना चाहिए, बड़े सजग होकर अपने कर्म को करना चाहिए। यहां पर इनके स्पिरिट गाइड इनको एक दृश्य दिखाते हैं कि एक महिला टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में, लेकिन वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय उनको गलत शिक्षा देती है। तब हमने पूछा कैसी शिक्षा देती है, तो वो उनको ऐसा कहती थी कि अपने माँ बाप का अनादर करो, है ना, बड़ों को गाली से बात करना, और वो खुद भी ऐसे गाली से बात करते तो बच्चे जैसा देखते थे वैसा सीखते थे। ठीक है। और वो किसी भी काम को बुरा नहीं मानती थी। वो चोरी करना, इन सब चीजों को बुरा नहीं मानती थी। वो ये कहती थी कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इवन ये बच्चों को ये तक कहती थी कि पैसा कमाने के लिए अगर जरूरत है तो हमें किसी की हत्या भी कर देनी चाहिए। इस तरह की शिक्षा वो बच्चों को देती थी। और इस शिक्षा में, अच्छा, वो जो महिला थी वो वैसे प्रोफेशन से तो टीचर नहीं थी। वो किसी जमींदार या वहां के प्रधान, जो वहां के एक तरह से राजा थे, उनके सिफारिश में वो टीचर बनी थी। और एक चीज और उसने देखा कि उसके जो माँ बाप थे वो भी ऐसे थे, जैसे जुआ खेलना, वो भी सारी शिक्षा उन्होंने अपने ऐसे बच्चों को दी। और वो बच्ची टीचर बनके फिर वो शिक्षा के रूप में बच्चों को ऐसा सिखा रही है। तो ये चीज उनको दिखा और यहां पर महसूस हुआ कि वो जो महिला शिक्षिका थी वो इस जन्म में उस बच्ची के रूप में उसको देखा, जो इसकी भतीजी के रूप में, इसके भाई की बेटी के रूप में। और उसके जो माँ बाप थे, जिसने अपनी बच्ची को ये शिक्षा दी, वो उनके इस लाइफ में माँ बाप यानी इनके भाई और भाभी के रूप में उनको देखा उन्होंने। यहां पर अब हम इनसे पूछवाते हैं, इनके स्पिरिट गाइड से, कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, ये कैसे अपने इस कार्मिक अकाउंट को खत्म करें। तो इनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनकी शिक्षा में उनको मदद करना है तन मन धन से, जैसे उनको पेन, कापी, किताबें, उनको ड्रेस, है ना। और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अपने बच्चों के आस पड़ोस के जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो धीरे धीरे ये कर्म पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी कुछ इनके कर्म कट जाएंगे। इसके बाद फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि 2021 में जब इनकी पिताजी की डेथ
हो रही थी, उस टाइम पर इनके पिताजी इनसे कुछ कहना चाह रहे थे। तो पूछिए वो क्या कहना चाह रहे थे। जब ये स्पिरिट गाइड से ऐसा पूछते ही हैं तो इनको इनके स्पिरिट गाइड इनको पीछे देखने का इशारा करते हैं और वहां पर इनको अपनी पिताजी की सोल नजर आती है। उनकी पिताजी के वे देखते हैं अपने पिताजी की तरफ, तो वो देखते हैं कि उनकी आंखों में काफी निराशा है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं। और उस टाइम पर उनके पिताजी इनसे कहते हैं कि मुझे तेरी माँ से बात करना है। और इनके द्वारा फिर चूंकि उस सेशन में उनकी माँ भी बगल में बैठी थी, तो उस सेशन में ये चूंकि महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में वो लोग आपस में बात करते थे, तो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में वो इनके द्वारा इनकी माँ से कुछ कहने लगे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब हमने इनसे फिर से कहा कि पिताजी से पूछिए कि आप अंतिम समय में क्या कहना चाह रहे थे, और वो हमें हिंदी में बताइए। तब ये कहती हैं कि पिताजी हमसे कह रहे थे कि इनकी माँ से कहना चाह रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखना है और किसी काले बैग में जो पैसे रखे हैं उसको तुम ही खर्च करना। कहना चाहते हैं वो? मला जायला भेटायचं. मुझे तेरी माँ से मिलना है. ठीक, बात करवाइए। आप उनसे पूछिए क्या बात करना है और माँ को बताइए हिंदी में। उनसे पूछिए कि आप उस समय क्या कहना चाहते थे? तुम तुम्हारी तू तुझी काळजी घे. माझ्या बॅगमध्ये पैसे ठेवलेले आहे. ते तूच वापर. एक बार हिंदी में बताइए। तुम तुम्हारी केयर करो. मेरे बैग में पैसे रखे हुए हैं. तुम ही वो खर्च करना. मेरे पिताजी है ना, मेरे माँ के सपने भी आते हैं. अभी भी आते हैं सपने में? अभी भी आती है. उनसे पूछिए क्या वो मुक्त हो गए हैं या अभी नहीं हुए, या भटक रहे हैं? नहीं हुए. नहीं हुए। उनसे पूछिए क्या वो मुक्त होना चाहते हैं? नहीं. उनसे उनको समझाइए कि अब हम सब लोग ठीक हैं और आप मुक्त होइए और फिर से अगले किसी जन्म में हमारे घर के सदस्य बन के आएंगे। ठीक है ना? उनसे कहिए कि आप, यहाँ सब ठीक है, मुक्त होकर फिर अगले जन्म में घर के किसी सदस्य के रूप में आइएगा। ठीक है? देखिए क्या वो मुक्त होने के लिए तैयार है अभी? जी वो मेरी माँ के साथ रहना चाहती है. माँ के साथ रहना चाहते हैं? और बच्चों की वो पैसे बच्चों की परवरिश और के लिए है, ऐसा वो पिताजी इनसे कहना चाह रहे थे। फिर हम इनसे पूछते हैं कि पिताजी से पूछिए। जिस टाइम पे इनके पिताजी बात कर रहे थे तो वो काफी भावुक भी हो रही थी और रो भी रही थी। फिर हम इनके द्वारा इनके पिताजी से पूछते हैं कि उनसे पूछिए कि क्या वो मुक्त होने को तैयार हैं। तो उनके पिताजी ने मना कर दिया। हमने फिर से उनको कहा कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कहिए कि इनको समझाइए, लेकिन वहां पर स्पिरिट गाइड ने उनकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया और वो कुछ नहीं बोले। जब हमने फिर से पिताजी से कहा कि उनसे कहिए कि यहाँ से मुक्त होकर वो फिर से अगला जन्म लेकर अपने इस परिवार में आ सकते हैं, तो उनके पिताजी ने फिर से मना कर दिया और यहाँ पर ये कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ।
और यहाँ पर उन्होंने बताया भी कि ये अपने माँ के सपनों में भी आते थे। तो उस आत्मा ने, यानी इनके पिताजी की आत्मा ने ऐसा वादा किया कि अब वो इनके सपनों में नहीं आएंगे, लेकिन अभी वो मुक्त होने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ कर्म के लिए भी, जैसे कुछ कर्म कांड होता है, उसके लिए भी उनके पिताजी ने कहा कि अक्षय तृतीया को भोग लगाने के लिए इनसे कहा। और हालांकि बीच बीच में वो कुछ महाराष्ट्रियन बोलने लगते थे, तो मुझे पूरी तरह से वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। और ये भी कहा कि गोदावरी नदी के किनारे भात और दही अमावस्या के दिन वो इनको इस चीज़ का भोग लगाए। और इसके बाद फिर हमने इनसे, इनकी स्पिरिट गाइड के द्वारा इनसे बात करवाई कि अब यहाँ पर अपने पिताजी को विदा करिए, और अपने स्पिरिट गाइड से अपने अभी के लिए क्या गाइडलाइन है, इनको क्या करना चाहिए वो बताई। तो उनके स्पिरिट गाइड ने इनको कहा कि इनको खूब दान पुण्य करना है, और स्पेशली जानवरों की या गरीब लोगों की सेवा करना है। और वहां पर उनके स्पिरिट गाइड ने हमको भी आशीर्वाद दिया, और इसी के साथ फिर इनका सेशन खत्म हो अच्छा, गया। एक चीज़ जो आपके पिताजी लास्ट में कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी भाषा में बोल रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। वो फिर से बताइए ज़रा मुझे। तेरी मम्मी की केयर करना, काळजी घे। तेरी मम्मी की केयर करना, है ना? हम्म। और क्या कह रहे थे? आणखी पैसे ठेवलेले आहेत ते पण सांगितलं. पैसे बॉन्ड अच्छा, एक चीज़ और पैसे कही थी, जब हमने बॉन्ड पूछा कि अंतिम समय वो क्या कहना चाह रहे थे, तो वो मैसेज मिला आपको, वो क्या कहना चाह रहे थे? वो पैसे का ही था ना? पैसे का था कि उस पैसे को जो बैग में रखे हैं, उसको तेरी माँ ही खर्च करे, है ना? हाँ। हाँ। और अभी वो मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि माँ के साथ रहेंगे। हम्म। ठीक है, पर कहा कि अब सपने में नहीं आएँगे, है ना? हम्म। दूसरी चीज़, उनके जो मुक्ति के लिए ये चीज़ कहा कि गोदावरी नदी के पास अक्षय तृतीया में क्या करना है? अक्षय तृतीया को हमने ना घास डालते हैं, वो भोग देते घास हैं डाल वो। हाँ। हाँ, भोग लगाना है ना? और वो अमावस्या के दिन वो दही भात करते हैं क्या? दही भात, हाँ, दही भात, है ना? अमावस्या के वो दिन दही भात उनको चढ़ाना, चावल चावल बोलिए। ठीक है? हाँ, चावल चढ़ाते हैं क्या वैसे? हाँ, हाँ, चढ़ाते हैं, दही भात चढ़ाते हैं। मुझे मालूम नहीं करते हैं क्या? हाँ, हाँ, किसी जो वो जो करवाते हैं ना श्राद्ध कर्म, उनको मालूम है ना? तो उनसे थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा आप, दही भात चढ़ाते हैं ना? तो दही भात गोदा नदी नदी के किनारे आपको अमावस्या के दिन उनको चढ़ाना है, ठीक है? ठीक है। माझ्या भावाची तो आपके बनवायची ती. सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए? जी मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चंस आपका ये था कि आपका थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम इतनी कम उम्र में क्यों हो गई? तो आपने एक लाइफ देखी जो कहाँ पर थी वो लाइफ? बिहार आज का में। बिहार है कुंडग्राम, है ना? कुंडग्राम ही था ना? हम्म। उसमें हाँ। आप अपने आप को एक राजकुमार, पहले अपने संत के रूप में देखते हैं, फिर जब थोड़ा पीछे ले जाते हैं तो अपने आप को एक राजकुमार के रूप में देखते हैं जिसका नाम था देवदत्त और पिता का नाम था विशाखादत्त। पिता के गोद जी। लिए हुए आप जी मैं संत नहीं, वो मंत्री ने वो बोला था ना, इसीलिए मैं से जाकर दूर रहने लगी कुटिया में। संत नहीं बनी। अच्छा, आप जाकर वहाँ दूर रहने लगी, है ना? हाँ हाँ। हाँ, फिर अ, जब मंत्री ने बोल दिया था कि आप तो जो है गोद लिए हुए पुत्र हो, असली राजपुत्र नहीं हो, है ना? ठीक है, तो उस लाइफ में फिर आप वहाँ पर चले गए थे, लेकिन फिर आपने देखा कि कोई युद्ध हो गया था राजा का किसी, है ना? किसी दूसरे क्षेत्र के लोग से, जिसमें से आपका मंत्री उनसे मिला हुआ था, हम्म। है ना? तो उस कारण से फिर आप वापस आए और आपके गले में तलवार मार दिया था उस मंत्री ने,
यहाँ पे मार दी थी और यहाँ पे मुझे वो लगता है, वो दुखता है मेरा, मुझे ऐसा अच्छा। लगा। हाँ अच्छा, आज के सेशन में वो जब ले जा रहे थे, तो वो दुख रहा था? हाँ हाँ, वो दुख रहा था, यहाँ पे दुख रहा था। हाँ, क्योंकि आपके अंतर्मन को मालूम था ना कि आज वो वाला पार्ट खुलने वाला है ना? इसलिए वो दुख रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी उस समय डेथ नहीं हुई थी, आप मतलब घायल हो गए थे। हाँ, गए। फिर आप अपनी असली माँ के पास रहे, है ना? हम्म। फिर माँ ने सेवा की थी आपकी? हाँ, मानी सेवा की। हाँ, लेकिन आपको ये अफ़सोस रहा कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, है ना? तो क्या हम्म। इसी कारण से बीपी का रोग आपको हुआ था? जी नहीं, जी वो मुझे ना वो लॉकडाउन में ना मेरे पति से मेरे बहुत झगड़े हुए थे, इसीलिए ओह! मुझे लगता है वहाँ। अच्छा, पति से बहुत झगड़े हुए थे लॉकडाउन में हम्म, और ये जो मंत्री थे, ये इस लाइफ में आपको अपने पति के रूप में ही दिखे, है ना? हुँ। वो थायराइड का रोग वहाँ से कैरी किया था और इस लाइफ में चूँकि बड़ा तनाव रहा, इसलिए वो बीपी की प्रॉब्लम आई, हम्म, है ना? तो थायराइड का रोग आपसे आपको कब से था? 10 साल से। 10 साल से, मतलब तब आप किस साल की थी? कितनी उम्र की थी? 38। 38। उस टाइम पर जब ये युद्ध हुआ था, तो 38 के आस-पास ही आपको तलवार मारी गई थी। पे 30-35 ऐसा ही कुछ था, और हाँ, ज्यादा उम्र नहीं थी। हाँ, ज़्यादा। तो इसलिए जब आप इस लाइफ में उस एज के आस-पास आए, तब वो थायराइड का रोग स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद बीपी का, है ना? हुँ। उसके बाद फिर हमने हीलिंग कराई, तो हीलिंग से आपको आराम मिला, वो लगा कि वो सारी इमोशंस आप वहीं छोड़ के आए हैं? ज्यादा तो नहीं लगा, फिर थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं, ऐसा है। थोड़ा-सा। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। उसको बार-बार थोड़ा हीलिंग भी खुद से भी करते रहना ना, क्योंकि टाइम कम था, हमको अभी और भी पार्ट देखने थे, है ना? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन ये रियल पास्ट लाइफ केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो को, इस पूरी केस स्टडी में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।